नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा जहाज जो अपने समय का सबसे बड़ा और लग्जूरियस जहाज था, जिसके बारे में सभी का यही कहना था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। दिस इज अनसिंकेबल शिप। लेकिन दोस्तों, ये जहाज अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। आप सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश पैसेंजर शिप टाइटैनिक की। तो चलिए मेरे साथ टाइटैनिक की इस रोमांचक यात्रा पे और जानेंगे कि टाइटैनिक का फर्स्ट जर्नी लास्ट जर्नी कैसे बन गया। दोस्तों, आरएसएन टाइटैनिक को आयरलैंड के बेलफास्ट सिटी में हारलैंड एंड वुल्फ कंपनी ने 7.5 मिलियन डॉलर की लागत से बनाया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। आरएसएन टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ और 31 मई 1911 तक बनकर कंप्लीट हुआ। और लगभग इसके एक साल बाद 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूएसए के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। और दोस्तों, उस समय क्रू मेंबर और यात्रियों को लेकर कुल 2200 लोग मौजूद थे। और टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट मतलब 269 मीटर था और चौड़ाई 91 फीट मतलब 28 मीटर था। चूंकि टाइटैनिक का इंजन वाष्प आधारित था, तो जब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से अपना पहला यात्रा स्टार्ट किया तो उस समय टाइटैनिक पर 5892 टन कोयला था। इन सब के साथ कैप्टन एडवर्ड स्मिथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में 22.1 नॉटिकल मील मतलब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रहा था। और दोस्तों, टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में जिस रूट से आगे बढ़ रहा था, उस रूट से वापस आने वाले सभी जहाजों ने टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटरों को लगभग 6 बार ये वार्निंग दे चुके थे कि जिस रूट से टाइटैनिक आगे बढ़ रहा है उस रूट में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, तो टाइटैनिक थोड़ा संभल कर चले। दोस्तों, आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा होता है। इसकी खासियत होती है कि जितना बर्फ पानी के ऊपर होता है वो 100% का बस 10% होता है, बाकी के 90% बर्फ का हिस्सा पानी के नीचे होता है। तो दोस्तों, रेडियो ऑपरेटरों जैक फिलिप्स और हेरोल्ड वाइट ने टाइटैनिक के कैप्टन जॉन स्मिथ को जहाज के रूट में आइसबर्ग होने की बात बताई। लेकिन अपने रिटायरमेंट से पहले अपने लास्ट यात्रा को यादगार बनाने और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की चाहत में कैप्टन जॉन स्मिथ ने जहाज के स्पीड को कम नहीं किया। लेकिन दोस्तों, कैप्टन स्मिथ ने ज्यादा रिस्क न लेते हुए फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनाल्ड ली इन दो लोगों को निगरानी करने के लिए भेज दिए। और लगभग यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर अधिक अंधेरा होने के कारण दो निगरानी करने वाले लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनाल्ड ली ने आइसबर्ग को नहीं देख पाया। और जब जहाज आइसबर्ग के पास पहुंचा तो टकराने से 37 सेकंड पहले फ्रेडरिक फ्लीट ने कैप्टन को बात बताई, लेकिन जहाज का अधिक स्पीड होने के कारण जहाज को नहीं घुमाया जा सका और लास्ट में जहाज आइसबर्ग से टकरा गया। और जिस आइसबर्ग से टकराया पानी की सतह से उसकी ऊंचाई 100 फीट था, मतलब पानी के नीचे आइसबर्ग 900 फीट अंदर तक था। इतने बड़े आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का प्रोपेलर ब्लेड जिससे जहाज आगे बढ़ती है वो टूटकर अंदर की तरफ घुस गया, जिससे जहाज के 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में से 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट का दरवाजा समुद्र की तरफ खुल गया और आगे का कंपार्टमेंट पानी से भर जाने के कारण जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। और उसी समय अंतराल में टाइटैनिक पर मौजूद 20 लाइफ बोट होने के कारण बस 707 लोगों की जान बचाई जा सकी। दोस्तों, 707 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन जहां एक बोट की क्षमता 60 लोगों की थी, वहीं एक बोट पर 30 से 40 लोगों को ही भेजा जा रहा था। और कुछ समय बाद जहाज का अगला हिस्सा डूबने के कारण टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक बीच से टूटकर पूरी तरह डूब गया। और दोस्तों, उस समय अटलांटिक महासागर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था और लगभग 1500 से अधिक लोग डूबने और ठंड के कारण मारे गए। और ये घटना उस समय का सबसे बड़ा समुद्री घटना था। और लगभग इसके डूबने के 70 साल बाद 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया और इस घटना को आज 112 साल हो गए। और बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार समुद्री बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबा को गला रहे हैं, जिससे कुछ समय बाद टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, अब तक आपने मुझे इतना धैर्य से सुना, आपका आभार।